सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाई बहनों, सृष्टि की निरंतरता और कृषि विकास के लिए ज़रूरी है कि हर कार्य को सही तरीके और सुचारू रूप से किया जाए, और इसके लिए हमारे किसान भाई बहन बड़ी मेहनत और लगन के साथ कृषि कार्य कर रहे हैं। वहीं हमारा भी छोटा सा प्रयास होता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आप सभी को कृषि से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारियाँ दिखाएं। तो आइए देर किस बात की, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। बढ़ती गर्मी से कुक्कुट पालन प्रभावित, हल्दी और अदरक के जैविक उत्पादन में वृद्धि और खारे पानी में भी सफल बतख पालन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। बदलते मौसम में तापमान भी बढ़ रहा है, जिसका सीधा प्रभाव कुक्कुट पालन पर देखने को मिल रहा है। प्रस्तुत है इस दिशा में बड़े स्तर पर की गई एक शोधपरक रिपोर्ट। करवट बदलते मौसम ने सूर्य किरणों को जमीन तक पहुंचाया, जिससे तापमान में वृद्धि होती चली जा रही है। जलवायु परिवर्तन पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नेटवर्क परियोजना के तहत कुक्कुट पालन पर उच्च तापमान का जीवितता आर्द्र प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। परिणाम बताते हैं कि तापमान जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस को पार करता है, मांसदायी मुर्गियों में 8.4% की मृत्यु दर बढ़ जाती है। अतः सलाह है कि मुर्गी पालक अपनी सुविधा अनुसार तापमान कम करने के उपाय कर लें, जैसे ठंडी हवा का आवागमन, गीले टाट टांगना, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था आदि प्रमुख हैं। सही समय पर सही खाद और पोषक तत्व मिल जाएं तो किसान के हित में सफलता मिलती है। इस दिशा में हल्दी और अदरक को लेकर 3 वर्षीय प्रभावी शोध कार्य हुए हैं। पेश है सफलता से जुड़ी यह एक रिपोर्ट। हर सब्जी दाल की जान हल्दी और औषधीय गुण लिए अदरक हमें जमीन के अंदर से प्राप्त सौगात हैं। अतः इनके भरपूर उत्पादन और गुणवत्ता के लिए आवश्यक है भूमि विशेष की उर्वरा शक्ति बढ़ाना। कासरगोड केरल स्थित केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा इस दिशा में विशिष्ट शोध कार्य हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एकीकृत विधि अपनाते हुए यदि खेत में खाद की जैविक खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर और रॉक फॉस्फेट 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाए तो अदरक और हल्दी के उत्पादन में 1.5 से 2 गुना तक बढ़ोतरी होती है। ज्ञात हो कि 3 वर्ष तक किए गए परीक्षणों में लगातार सफलता प्राप्त हुई है। सीधे भूमि से प्राप्त पानी अधिकांश तौर पर खारा होता है। सागर में भी भारी मात्रा में खारा जल है और वैज्ञानिकों द्वारा इस खारे पानी में भी सफल बतख पालन कर दिखाया गया है। इससे जुड़ी विशिष्ट रिपोर्ट यूं है। बतख पालन लोकप्रिय होता जा रहा है। उत्तर पूर्वी द्वीप समूह के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध कार्यों में पाया गया है कि यदि बतख पालन के लिए खारे पानी की मात्रा को उसकी सांद्रता के अनुसार धीरे धीरे छोड़ा जाए तो बतखों में मृत्यु दर 0 हो जाती है। इस तरह से इन बतखों से प्राप्त अंडों को 4 महीने तक बेचकर 4 से 6 हजार रुपए तक की आय की जा सकती है। जैसा मौसम वैसे कृषि कार्य, यही तो है हमारी आपके लिए मदद। तो आइए जानते हैं कृषि मौसम और उससे जुड़े कृषि कार्य। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में भी गरज के साथ बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों में बरसात होने की उम्मीद है। पश्चिम उत्तर और केंद्रीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होने की उम्मीद है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे टमाटर की फसल पर 1% पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करें और बैक्टीरिया जनित रोग की निगरानी करते रहें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है
उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ये समय है उत्पादन को बिक्री के लिए मंडियों तक ले जाने का, मगर दूरदर्शिता दिखाते हुए आइए जाना जाए कि विभिन्न उपज मंडियों में चुनिंदा जिंसों के मंडी भाव। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। गेहूं और तिलहनी फसलों की आवक से मंडियों में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उत्साहित हैं। इसके अलावा उत्तर भारत की मंडियों में कपास की आवक भी जोरों पर है। इसका एक बड़ा भाग निर्यात के लिए भी तैयार किया जा रहा है। कुछ मंडियों में सरसों के तेल की मांग जोर पकड़ रही है। यहाँ खुदरा बिक्री से जुड़े लोग लगातार खरीद फरोख्त कर रहे हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, दालें जहां प्रोटीन से भरपूर होती हैं वहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद होती हैं। और सबसे खास बात ये कि ये हमारे खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में सक्षम है और दाल की मांग बाजार में भी लगातार रहती है। इसलिए किसान भाइयों के लिए है ये बेहद फायदे का सौदा। लेकिन फिर भी हमारे देश को दालों का आयात करना पड़ता है। यदि हमारे किसान भाई बहन दालों की खेती वैज्ञानिक विधि को अपनाकर करते हैं तो उन्हें भरपूर गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति होगी और हमारे देश को आयात भी नहीं करना होगा। तो यानी एक ही काम में कई गुना हमें फायदा होगा। तो आइए आज इन्हीं सब बातों की जानकारी विस्तार से बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार। दालों का हमारे भोजन में विशेष महत्व है और महत्व भी क्यों ना हो। ये न केवल हमें प्रोटीन देती हैं बल्कि हमारे जो खाने की स्वादिष्टता भी बढ़ाती हैं और साथ ही साथ जो किसान भाई दालों की खेती करते हैं उनको भी काफ़ी लाभ मिलता है कि उनके बाज़ार में भाव भी अच्छे हैं और ये खेत की उत्पादकता को भी बढ़ाती हैं। तो दालों का उत्पादन हम किस प्रकार से बढ़ाया जाए, और क्योंकि ये सब होते हुए भी हमारा देश हर साल दूसरे देशों से दालों के अपने देश में मंगाता है
और हमारा कृषि प्रधान देश होते हुए भी जब दाल हमें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो दालों का हमारे भोजन में क्या महत्व है, हमारी कृषि प्रणाली में क्या महत्व है, किस प्रकार इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, कम उत्पादन के क्या कारण हैं, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के सस्य विज्ञान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि दालों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, तो दालें हमारे लिए, किसान भाई के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्या खासियत है कि हम इसका उत्पादन बढ़ाएं, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या शाकाहारी है, तो इसलिए प्रोटीन की पूर्ति के लिए दालों का हमारे देश में विशेष महत्व हो जाता है। वर्तमान में ये दालें लगभग 15 से 17 मिलियन टन उत्पादन दे रही हैं प्रति वर्ष हमारे देश में, जो कि करीब 23 से 24 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जा रही हैं। और प्रति व्यक्ति जो दाल है, इनकी उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। ये करीब 30 ग्राम के आसपास है, तो प्रोटीन का कुपोषण होने की संभावना होती है। ज़रूरत है दालों का उत्पादन बढ़ाने की। दूसरी तरफ इनकी महंगाई, जो प्रति किलो बाज़ार में भाव हैं, वो भी इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक गंभीर समस्या है। और दूसरे, कई बार हमें दालों का आयात करना पड़ता है। औसतन 3 से 4 मिलियन टन प्रति वर्ष हम आयात करते हैं दालों का, जिसमें काफ़ी मुद्रा हमारी चली जाती है। और कुल मिला के ये है कि दालों का उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश में लगभग 60% दालें अकेले 4 राज्यों में पैदा होती हैं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे लगभग 55% लोग खेती में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी हमें दालों का आयात करना पड़ता है। इसके क्या कारण है? इसका हमारी चूँकि उत्पादकता दालों की बहुत कम है, जो कि लगभग 690 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। विश्व की उत्पादकता से ये काफ़ी कम है। और ये उत्पादकता इसलिए कम है कि हमारे पास गुणवत्ता वाला बीज नहीं है। किसान लोग जो उन्नत किस्में हम लोग, हमारे संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय विकसित करते हैं, उनका सही ढंग से उनको नहीं लगा पाते हैं, बीज की कमी है। दूसरे, जो हमारी दाल की फसलें हैं, ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में होती हैं। 80% से अधिक दालों की फसलें हमारी जो हैं वो वर्षा पर आधारित होती है, यानी सिंचाई नहीं की जाती है। दूसरे, इनमें कुछ कीड़े मकोड़े, बीमारी और खरपतवारों की भी समस्या आती है, जिसकी वजह से इन दालों का उत्पादन कम होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि हमारे देश में दालों की उत्पादकता काफ़ी कम है, तो उत्पादकता कम होने के क्या कारण है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे किसानों को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ज़रूरी होता है, बीज से शुरुआत होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उच्च गुणवत्ता का और अधिक से अधिक बीज पैदा किया जाए। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसके तहत सीड विलेज का कंसेप्ट आया है, और उसमें अलग अलग गाँव में दालों के भी बीज नए गुणवत्ता वाले तैयार किए जा रहे हैं और अच्छी किस्मों के बीज तैयार किए जा रहे हैं, जो धीरे धीरे किसानों तक पहुंच रहे हैं। तो अच्छी गुणवत्ता का बीज किसानों को लेना है। दूसरे, जैसे सिंचाई की बात की, तो हमारे देश में जो सिंचित क्षेत्र है, टोटल जो सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, उसका मात्र 4% क्षेत्र दालों के अंतर्गत है। यानी सिंचाई की हमें सुविधा बढ़ानी है, और ख़ास करके जिन दालों में संभव हो, हमें ड्रिप सिंचाई या बूंद वाली सिंचाई की पद्धति अपनाकर उनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दूसरे, जैसे पोषक तत्व प्रबंधन है, तो दालों में इनका बड़ा महत्व होता है। आजकल देश के अनेक हिस्सों में ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं पे जिंक की कमी आ रही है, कहीं पे बोरान की आ रही है, कहीं पर गंधक का बड़ा अच्छा प्रभाव दाल की फसलों में पाया गया है। इस दशा में किसान भाइयों को चाहिए कि अपनी मिट्टी की जांच कराएं और देखें उसमें कौन सा तत्व कम है और उस तत्व का प्रयोग करें। एक खास अनुसंधान हुआ है, जिसके हिसाब से अगर 2% DAP का हम घोल बना लें और दालों की फसलों पे उसका छिड़काव करें 2 बार, तो इनकी पैदावार बढ़ जाती है। तीसरे, जो हमारे कीड़े मकोड़े, बीमारी और खरपतवार हैं, इनका नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनके नियंत्रण के लिए जो हमारी समेकित प्रणालियां हैं, उनका किसान भाइयों को अपनाना चाहिए, और उससे हमारे ये दाल की उत्पादकता कुल मिलाकर हम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने चर्चा की कि दालों का जो हमारा क्षेत्रफल है, वो काफ़ी दिनों से एक ही जगह रुका हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है। उसके क्या कारण है? और जब तक क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा तो उत्पादन किस प्रकार से बढ़ेगा? तो हम दालों के अंतर्गत और अधिक क्षेत्रफल कैसे ला सकते हैं? इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इस समय जैसे करीब 22 से 23 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पे हमारी दालें हो रही हैं,
तो उसमें हमें और वृद्धि करने की ज़रूरत है। और जो हम कर सकते हैं, जैसे हम अंतर फसली प्रणाली से कर सकते हैं, जैसे गन्ने की फसल कुछ किसान भाई उत्तरी भारत में लगाते हैं, इसमें हम मूंग या उड़द की एक पंक्ति लगा सकते हैं। कुछ किसान भाई मिश्रित खेती करते हैं, तिलहन फसलों के साथ, जैसे सरसों के साथ चना लगाया जा सकता है, मसूर लगाई जा सकती है। इस तरह से मिश्रित खेती में भी दालों का सम्मिश्रण हम कर सकते हैं। दूसरे जैसे जो उत्तरी भारत में दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जहाँ धान गेहूँ जो फसल चक्र है अधिक प्रचलन में है और गर्मियों के दिनों में हमारे काफ़ी खेत खाली पड़े रहते हैं, उन खाली खेतों में हम मूंग की या उड़द की फसल उगा सकते हैं। और एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंतर्गत धान गेहूँ फसल चक्र आता है। अगर हम आधे क्षेत्रफल में भी यानी 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में भी अगर हम दाल, उड़द या मूंग को लगा लें तो करीब 2.5 से 3 मिलियन टन प्रति वर्ष हमारी अधिक दाल का उत्पादन होगा। ये तो इस फसल चक्र की बात रही। दूसरे फसल चक्र जैसे आलू के बाद गेहूं लगाते हैं और उसके बाद भी खेत खाली पड़े हों, या कोई अन्य फसल चक्र किसान भाइयों ने अपनाया हो और मध्य अप्रैल और जून के बीच में आपके अगर खेत खाली हैं तो उसमें आप ये उड़द या मूंग की फसल लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा पूर्वी भारत है, जिसमें बिहार, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य आते हैं, या दक्षिण भारत के हिस्से आते हैं जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि हैं, इन क्षेत्रों में धान जब हम बरसात में धान उगाते हैं उसके बाद हमारे रबी की फसल में वो खेत हमारे खाली पड़े रहते हैं। इसको हम राइस फैलो नाम देते हैं। देश में अनुमान लगाया गया है कि इस तरह का क्षेत्र जो धान की कटाई के बाद खाली पड़ा रहता है वो लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर है। ऐसे क्षेत्रों में हम दाल की फसल ज़रूर ले सकते हैं, अच्छी दाल की फसल ले सकते हैं और उसमें हम मटर, मसूर, चना आदि जो रबी मौसम में होने वाली फसलें हैं उनको उगा सकते हैं। अगर शर्त ये है कि हमें वैज्ञानिक तरीके से, अच्छे तरीके से हमें वहाँ दालों को अपनाना है, उगाना है, अच्छी किस्में लेनी है, अच्छा बीज लेना है, अच्छी तकनीकी से उनको उगाना है, तो इन क्षेत्रों में भी हम दालों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और अभी कुछ समय पहले सरकार ने तमिलनाडु का जैसे एक ज़िला है, थंजावुर करके एक ज़िला है, उसमें आपके उड़द शुरू किया है। धान की कटाई दिसंबर जनवरी में वहाँ हो जाती है। उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि उड़द की फसल ली जाए, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान लोगों ने उड़द की फसल उगानी शुरू कर दी है, जिससे और ख़ास करके वो बीज पैदा कर रहे हैं, तो बीज का भाव भी किसान को अच्छा मिलता है और दालों का उत्पादन भी हमारा बढ़ता है। इसी तरीके से जो किस्में, नई नई किस्में इसकी आ गई, उनका उत्पादन धान की जो पड़ती ज़मीनें हैं धान के बाद, उनमें हम उगाकर कुल मिला के देश में दाल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत कुछ चर्चा चल रही है कि यूटेरा फसल प्रणाली कोई है। ये यूटेरा फसल प्रणाली क्या है और दालों में इसका क्या महत्व है? जी देखिए, इससे भी हम दालों में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उनका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। हमारे जो पूर्वी राज्य हैं जैसे बंगाल और बिहार है, झारखंड है, इन राज्यों में, या असम है, इन राज्यों में हम जो धान की फसल उगा रहे हैं उसके काटने के पहले ही खेसारी, मसूर या चना या मटर भी ले सकते हैं, इन फसलों के बीज को खड़ी फसल में हम बखेर देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो धान में संचित नमी है धान के खेत में, उस नमी को शोषण करके ये दाल की फसलों का अंकुरण अच्छा होता है और हमें जुताई की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें सीधे बिना जुताई के हमारी फसल जो है अंकुरित हो जाती है। और इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारी जो बोने का समय है वो समय से फसल की बुआई हो जाती है। नहीं तो बाद में फिर धान काटेंगे आप, उसके बाद फिर खेत खाली करेंगे, पलेवा करेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो कुल मिलाकर जो यूटेरा कल्टीवेशन आपने पूछी, इससे हम दालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि दाल जो है हमारे लिए प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये तो उपभोक्ता की बात होगी, लेकिन जो किसान भाई हैं वो दालों की खेती क्यों करें? उनको इसकी खेती से क्या लाभ मिलने वाला है और किस प्रकार से ये किसानों की कायाकल्प करने में मददगार हो सकती है? देखिए, दालों का फसल चक्रों में समावेश बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फ़ायदा दालों का ये होता है कि ये जो हमारे कीड़े मकोड़े बीमारी, जो लगातार हम एक सी फसलें उगाते रहते हैं, अगर दाल वाली फसल हम बीच में ले लेते हैं, 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार कम से कम एक अगर हम दाल की फसल लेते हैं, तो हमारी जो दूसरी फसलें हैं उनमें बीमारियों का चक्र टूट जाता है और बीमारी, कीड़े मकोड़ों का और खरपतवारों का प्रभाव भी कम होता है अगर हम दाल की फसल उगाते हैं। दूसरे, दाल की फसल उगाने से अगर हम उसके जो फसल के अवशेष हैं, जैसे मूंग है, अब गर्मियों में किसान भाई मूंग उगाते हैं और फलियां तोड़ लेते हैं, उसके बाद जो उसके फसल के अवशेष रहते हैं उनको अगर हम खेत में मिला देते हैं तो मृदा की उर्वरता बढ़ती है,
मृदा में जैव पदार्थ बढ़ता है, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है और मृदा में रहने वाले जो जीव हैं उनकी क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। साथ ही मृदा के जो भौतिक गुण हैं, मृदा की संरचना है, उसमें भी सुधार आता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगली फसल जो आप उगाने जा रहे हैं, दलहनी फसल के बाद अगर आप खाद्यान्न फसल, अनाज की कोई फसल ले रहे हैं तो उसमें आपको कम नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी। जैसे मूंग लेने के बाद अगर आप धान लेते हैं तो उसमें धान में आपको 60 किलोग्राम नाइट्रोजन कम डालनी पड़ेगी, उर्वरक का कम प्रयोग करना पड़ेगा और फसलों की पैदावार में भी वृद्धि होती है। कुल मिला के अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ज़रूरत है कि फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए, उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जाए और उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया जाए और जो अन्य हमारी सस्य क्रियाएं हैं जैसे पोषक तत्व प्रबंधन है, जिस पोषक तत्व की कमी है उसका प्रयोग करें, सिंचाई का समुचित व्यवस्था करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश में दालों की उपलब्धता, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और किसान को लाभ में भी वृद्धि होगी और हमें आयात भी कम करना पड़ेगा। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आपने बताया कि अच्छी किस्म का प्रयोग करना है, सही मात्रा में पोषण करना है और मिट्टी की जांच करवानी है और जांच के आधार पे आपको खाद का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन जरूर बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसा कि आप ये डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अच्छा उत्पादन लेने के लिए दालों के लिए आपको ज़रूरी है अच्छी किस्म के अच्छे बीज का प्रयोग किया जाए और बीज के साथ साथ में मैं तो इस बात का भी है, आप जिस खेत में दाल की फसल लेनी है उसकी मिट्टी की जांच के आधार पर उसमें खाद दें। दालों में अक्सर खरपतवार, कीड़े और बीमारी काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, तो इनकी रोकथाम भी आपको समय से करनी है, समय से प्रबंध करना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो न केवल आपका दाल का उत्पादन आपका बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि देश में भी इनकी उत्पादकता बढ़ने से देश को विदेशों पे निर्भर कम रहना पड़ेगा और हमारे उपभोक्ता है उनको अच्छा भोजन मिलेगा और सब कुछ फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान भाई इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम में पूरा भाग लेंगे और अच्छा योगदान देंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन आज का अंक। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए, क्योंकि आपके खत जब हम तक पहुंचते हैं तो हमें पता लगता है कि आप किस कदर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हैं। तो कृषि दर्शन का आज का अंक यही ख़त्म करते हैं। अगले अंक में कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियों को लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।